नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून से जानकारी आपको देते चले, त्रिवेंद्र कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पास हुए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट में 24 प्रस्ताव आए, सभी पर मुहर लगी। सत्र आहूत होने के चलते नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मदन कौशिक ने अनौपचारिक रूप से फैसलों की जानकारी दी है। सबसे पहले चमोली आपदा को लेकर 2 मिनट का मौन रखा गया। आपदा में सभी मृतकों को 7-7 लाख रुपए देने का फैसला लिया गया। अब तक 23 मृतकों के आश्रितों को 92 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। इस बार करीब 56,900 करोड़ का बजट पेश करेगी सरकार। बताते चले 44,000 करोड़ राजस्व और 13,000 करोड़ पूंजीगत बजट उत्तराखंड वन विकास निगम को आवास भत्ता देने की मंजूरी दे दी गई है। तो लगातार बताते चले तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। उसी के साथ त्रिवेंद्र कैबिनेट में कई प्रस्ताव लेकर आए थे और जिसमें जो है कई ऐसे अहम प्रस्ताव रहे जिनको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में 14 प्रस्ताव आए और सभी पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में कई घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत, महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य, करण मेहरा और कई विधायक मौजूद रहे। वहीं वर्चुअल माध्यम से भी कई विधायक इस बैठक में जुड़े। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग के स्थान के लिए समस्याएं आ रही हैं, जिलाधिकारी द्वारा इसके लिए समाधान ढूंढा जाए। तो वहीं साथ ही सभी स्कूलों में फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि अल्मोड़ा जिले में 164 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 102 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 62 पर कार्य प्रगति पर काम चल रहा है। नैनीताल जिले में 147 सीएम घोषणाओं में से 95 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 52 पर काम जारी है। तो वहीं लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समीक्षा बैठक कर रहे हैं अपनी घोषणाओं की। उसी के साथ कितनी ऐसी घोषणाएं हैं जो पूरी हो गई हैं, उसको लेकर जानकारी ली जा रही है और कितनी ऐसी घोषणाएं हैं जिन पर अभी काम चल रहा है, उसको लेकर भी जानकारी जुटा रहे हैं मुख्यमंत्री। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। सिमली ग्वालदम बागेश्वर जौलजीबी राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने राजमार्ग को घोषित किया राष्ट्रीय राजमार्ग। भारतमाला परियोजना के तहत निर्मित होगा डबल लेनी राष्ट्रीय मार्ग। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने पीएम और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का इसके लिए आभार जताया है। राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने से राज्य की बड़ी मांगे पूरी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा ये सड़क सीमांत क्षेत्रों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क रही है। ये बड़ी जानकारी आपको देते चलें। लगातार जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, तो उसी बीच ये एक और बड़ी घोषणा की गई है। बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें भारतमाला परियोजना के तहत निर्मित होगा डबल लेन राष्ट्रीय मार्ग, जिसको लेकर काम भी शुरू हो चुका है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चले। मदन कौशिक को बजट सत्र के लिए अहम जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को संसदीय कार्य की जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के प्रश्नों के उत्तर अनुमोदित करने की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। 1 मार्च से शुरू होगा गैरसैंण बजट सत्र, जिसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही है और तमाम दिग्गजों को जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण बड़ी जिम्मेदारी मदन कौशिक को सौंप दी गई है। बजट सत्र के लिए यह अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और बताते चले 1 मार्च से शुरुआत होगी और उसी के साथ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक संसदीय कार्यों की पूरी जिम्मेदारी को संभालेंगे। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड को मजबूत बनाने की कसरत शुरू।
ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। केंद्रीय सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के 2 अधिकारियों को नामित करने की मंजूरी दे दी गई। देवस्थानम बोर्ड को ही चारधाम यात्रा संचालन की जिम्मेदारी मिली हुई है। चारधाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने देवस्थानम बोर्ड और मजबूत बनाने की कसरत शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसमें केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के 2 अधिकारियों को नामित करने की मंजूरी दे दी। प्रदेश सरकार ने देवस्थानम बोर्ड की चारधाम यात्रा के संचालन की जिम्मेदारी दी हुई है और कोरोना के कारण पिछले साल की यात्रा प्रभावित हुई थी और देवस्थानम बोर्ड को भी खासी आलोचना का सामना करना पड़ा था। तो इस बार बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुल रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र के 2 अधिकारी बोर्ड में होंगे शामिल। बोर्ड के पास चारधाम यात्रा संचालन की जिम्मेदारी है। जो आलोचनाएं पहले सुननी पड़ी है, अब उसका शिकार ना होना पड़ जाए, इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है 2 अधिकारियों को। अपने विधानसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आगामी 22 फरवरी से एक बार फिर विधानसभाओं का दौरा शुरू करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष की सभी 70 विधानसभाओं में दौरे प्रस्तावित हैं। अब तक बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश की 13 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने 3 महीने के अंदर सभी 70 विधानसभाओं में दौरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदा एकत्रित करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष ने अपने दौरे कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिए थे। उसके बाद चमोली आपदा के मद्देनजर दौरे कुछ दिन के लिए और स्थगित कर दिए गए। बीजेपी अध्यक्ष अब 22 फरवरी से अपने दौरे की फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक 22 फरवरी से वो लगातार 6 विधानसभाओं में दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और क्षेत्र में संगठन की मजबूती के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। 22 फरवरी से फिर विधानसभाओं में पहुंचेंगे बंशीधर भगत। विधानसभाओं के दौरे तो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, क्योंकि बीच में थोड़ा राम मंदिर के कारण से 15 जनवरी से 5 फरवरी तक रोक दिया गया। उसके बाद 9 तारीख से लगाए थे तो आपदा आ गई, फिर 21 को लगाया तो राष्ट्रीय बैठक आ गई। अब 22 से लगाए, 22 से 6 विधानसभाएं लगाई हैं। इसमें जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, उनका उत्साहवर्धन करना, उनको अलग अलग बात करना, जो भी उनकी मन की बात है उसको सुनना है। त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस चार्जशीट तैयार करने जा रही है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में चार्जशीट कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने यह भी बताया कि चार्जशीट में राज्यव्यापी मुद्दों के साथ विधानसभावार और जिलावार मुद्दों को तवज्जो दी जाएगी। इसके लिए कांग्रेस ने अपने सभी जिला अध्यक्षों को मुद्दे चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। प्रीतम सिंह ने जिला अध्यक्षों को अपने अपने जिले की प्रमुख समस्याओं को चिन्हित करने और उस पर हुई सरकारी कार्रवाई पर ब्यौरा भेजने को कहा है। साथ ही 2017 में बीजेपी के चुनावी वायदे और वर्तमान सरकार के जरिए उन पर किए गए अमल को लेकर रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस ने सरकार के 4 साल के कार्यकाल के खिलाफ चार्जशीट देने का निर्णय किया है। यह सरकार के गठन के 4 साल पूरे होने पर जारी की जाएगी। चार्जशीट कमेटी द्वारा बैठक आहूत की गई और उसमें काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और फिर एक बार हमने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगणों को, वहाँ के स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन सबसे आग्रह किया है कि वो एक बैठक करके चार्जशीट में उस क्षेत्र का कोई विषय ऐसा तो नहीं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको चार्जशीट में जगह मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमने कहा है उनसे जैसे सुझाव आएंगे तो उसके बाद चार्जशीट पर काम आगे प्रारंभ होगा। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, रूबरू करवाते चले देहरादून से खबर।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र का आज से 2 दिवसीय दौरा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। मुख्यमंत्री 18 और 19 फरवरी को नैनीताल का दौरा करेंगे। हालांकि इसको लेकर जानकारी आपको लगातार दे रखे हैं और आज से इस दौरे की शुरुआत हो गई है। 2 दिवसीय दौरा रहेगा। 4 बजे देहरादून से हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये बड़ा अपडेट आपको देते चले। शाम 5 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। लगातार दौरे किए जा रहे हैं। दौरों का दौर लगातार जारी है। तो इसी बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 2 दिवसीय दौरा होगा, जिसमें 18 और 19 फरवरी यानी कि आज और कल 2 दिन दौरे पर रहेंगे और 10 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। और उससे पहले आपको ये बताते चले, कई तमाम जगहों पर भी मुख्यमंत्री दौरे कर चुके हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। उत्तराखंड में कांग्रेस के अभियान की आज से होगी शुरुआत। आज से अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन का आज से शुभारंभ होगा और लगातार इस अभियान को लेकर कांग्रेस पिछले दिनों से काम कर रही थी। बताते चले, एआईसीसी के आह्वान पर कांग्रेस इस अभियान को शुरू करेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस के अभियान का आज से शुभारंभ हो जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12 बजे पत्रकार वार्ता का भी आयोजन होगा, जिसमें तमाम जानकारी इस कैंपेन से जुड़ी दी जाएगी। बताते चले, उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार सक्रिय है क्योंकि विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है। तो जाहिर सी बात है, उसको लेकर तमाम अन्य कोशिशें भी की जा रही है कि कैसे इस बार के चुनाव में जीत का परचम लहराया जाए। तो उसी बीच उत्तराखंड में कांग्रेस आज एक अभियान का शुभारंभ करेगी। एआईसीसी के आह्वान पर इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बताते चले, कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12 बजे पत्रकार वार्ता भी होगी, जिसमें तमाम जानकारी इस कैंपेन से जुड़ी दी जाएगी। और आपको बताते चले, लगातार इस कैंपेन को लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते चले। लगातार महंगाई को लेकर राज्य में सियासत गरमाती नजर आ रही है। ये बड़ा अपडेट, राज्य में महंगाई पर सियासत गरमाई। बताते चले, कांग्रेस आज केंद्र सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। जैसे कि मैंने कहा, लगातार कांग्रेस सक्रिय हो गई है, विपक्ष की भूमिका को बाखूबी निभा रही है और आज इसी बीच महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ये प्रदर्शन करने जा रही है क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, महंगाई और लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। तब उसी का फायदा विपक्ष को भी मिल रहा है। इसलिए विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और आज भी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। जहां कांग्रेस के एक कैंपेन का आज शुभारंभ होगा, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में महंगाई को लेकर गरमाई हुई सियासत को और गरमाने के लिए कांग्रेस आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। टिहरी झील महोत्सव से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की दूरी ने कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का नया मौका दे दिया। कांग्रेस ने सरकार के बीच चल रहे विरोधाभास और आपदा पीड़ितों के प्रति संवेदनहीनता करार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार के संवेदनशीलता की उम्मीद करना ही बेकार है। ये सरकार जन अपेक्षाओं पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में अभी भी लापता लोगों की तलाश जारी है। बावजूद इसके सरकार टिहरी झील महोत्सव का आयोजन कर रही है। सरकार का कार्य है। जनहानि भी बड़े स्तर पर हुई, धनहानि भी हुई। हम समझते थे कि सरकार संवेदनशील होगी और जब तक वहां पर कार्य चल रहा है या कुछ समय के लिए जो है सारे कार्यक्रम स्थगित करेगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने संवेदनहीनता का परिचय दिया और उन्होंने टिहरी महोत्सव का आयोजन करने का काम किया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो है सरकार का कार्य है। और हम तो विपक्ष में हैं, आप कहेंगे कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने इसकी भर्त्सना की, लेकिन आज तो जो है जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने ही जो है जो टिहरी महोत्सव है ये कहते हुए
कि मैं इसमें सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि चमोली के अंदर जो दर्दनाक हादसा हुआ है और मेरी संवेदनाएं भी उनके प्रति है और मैं सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। तो इस सरकार का चरित्र प्रदर्शित करता है कि सरकार की सोच क्या है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। चमोली से जानकारी आपको देते चले। चमोली आपदा में अब तक लगभग 58 शव बरामद हुए हैं। तपोवन टनल से रिकवर हो चुके हैं 11 शव। ये जानकारी आपको लगातार दे रखे हैं क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें 11 शव अभी तक बरामद हुए हैं। अब तक 30 शवों की शिनाख्त टनल के 30 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है और उसी के साथ टनल से फिर मलबा निकाला जा रहा है। पंप से पानी निकालकर फिर से काम शुरू हो चुका है। आपको बताते चलें, पानी आने के बाद काम को रोक दिया गया था। आपदा प्रभावित रैणी में वाटर लेवल अलार्म लगाया गया था, जिसके बाद अब लगातार एक बार फिर से काम शुरू हो चुका है। सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमें अपना काम कर रही है और लगातार शव भी रिकवर किए जा रहे हैं। बताते चले, लोगों को उम्मीदें थी कि जो लोग फंसे हुए हैं अगर उन्हें निकाला जाए तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि वो सुरक्षित निकल पाएंगे, लेकिन अब समय भी ज्यादा हो गया है और इसी के साथ टनल में पानी भी भर गया था और उनकी ऑक्सीजन के लिए भी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं हो पाई थी। तो अब कहीं ना कहीं ये उम्मीदें टूटती नजर आ रही है कि अब किसी को सुरक्षित निकाला जा सकता है, लेकिन जो लापता हैं उनकी खोज लगातार जारी है। चमोली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीएस राणा के मुताबिक आपदा स्थल से बरामद हुए सभी 58 शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है और सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन भी कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सभी की मौत फेफड़ों में मिट्टी और पानी भरने के कारण हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि आपदा में मरने वालों की मौत का कारण गलत प्रसारित किया जा रहा है। डिप्टी सीएमओ ने गलती से मीडिया को मरने वालों की मौत का कारण कुछ और बता दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चोटें सामने आई हैं, ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति आधे घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। सभी 58 शवों का पोस्टमार्टम कर लिया गया है और मेरे द्वारा सभी 58 शवों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन कर लिया गया है। उनके अनुसार उनकी मृत्यु उनके शरीर पर अत्यधिक चोटें आना और फेफड़ों में रेत, मिट्टी और पानी का भरा जाना के कारण हुई है। कुछ चैनलों द्वारा हमारे डिप्टी सीएमओ एमएस खाती के बयानों के अनुसार बार बार ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है, जो कि त्रुटि मेरे अनुसार वो त्रुटिपूर्ण है। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति, ऐसी चोटों में कोई व्यक्ति आधे घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। बीजेपी किसान मोर्चा के बीच जाकर नए कृषि कानूनों के फायदे बता रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान और अन्य पदाधिकारियों ने एक परिचय बैठक आयोजित की। बैठक में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने मोर्चे के पदाधिकारियों को नए कृषि कानून को लेकर संबोधित किया। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने यह कहा कि वो लगातार किसानों के बीच जाकर नए कानूनों के बारे में बता रहे हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में सभी पदाधिकारी भी किसानों को नए कानून के बारे में बता रहे हैं ताकि नए कानून को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ है उसको दूर किया जा सके। उसी संदर्भ में बिल लाए। कुछ लोग ऐसे हैं केदारनगर मंडल विधानसभा चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड कोरोना अपडेट आपको देते चले। उत्तराखंड में 44 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में 96,964 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इसी के साथ राज्य में अब 53 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा 93,309 हो चुका है। संक्रमित मरीज जो स्वस्थ हुए हैं उनका यह आंकड़ा आपको बता रहे हैं। उसी के साथ राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 548 एक्टिव केसेस हैं। राज्य में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। ये वो आंकड़े जिससे कहीं ना कहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर परिवर्तन नजर आ रहा है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा है, उसी के साथ जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है और जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड में कटौती देखने को मिल रही है। लगातार जानकारी आपको दे रहा है और मरने वालों का आंकड़ा भी बेहद कम हो चुका है। सिर्फ एक की मौत कोरोना के कारण हुई है। अब कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि ये तमाम आंकड़े शून्य हो जाए, जिसके लिए लगातार कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है।
धर्मनगरी हरिद्वार में क्राइम रेट बढ़ रहा है। अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है। कुछ दिन पहले यहां एक लड़के का हर्ष फायरिंग वाला वीडियो वायरल हुआ था। इन दिनों शहर में एक और वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में हीरो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी एक युवक को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित युवक के भाई ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया। तहरीर मिलने पर पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना सिडकुल थाना क्षेत्र की है, जहां हीरो कंपनी की कैंटीन में चाय पीने को लेकर कहासुनी के बाद कंपनी के कुछ युवकों ने एक युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा। मारपीट करने वाले दोनों आरोपी भीम और नितिन हीरो कंपनी में काम करते हैं। दोनों लक्सर के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने अन्य युवकों के साथ मिलकर कंपनी में ही काम करने वाले हरियाणा निवासी रवि को बीच सड़क पर लाठी डंडों से पीटा। बताया जा रहा है कि रवि की चाय पीने को लेकर कंपनी के युवकों संग कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में केदारकांठा ट्रैक में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में गोविंद वन्य जीव विहार के एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। शाम ग्रामीणों को इस मामले की सूचना दी गई। पुरोला गांव निवासी रविंद्र असवाल का शव वन्य जीव विहार के कर्मचारियों द्वारा रात को सीएससी लाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पार्क प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी सीएससी नहीं पहुंचे। मृतक के शरीर पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। ग्रामीण इसे हत्या का मामला बता रहे हैं, जिसके बाद गुस्साई ग्रामीणों ने पुरोला नगर के तिराहे पर जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए, जिससे देहरादून, उत्तरकाशी, मोरी और हिमाचल जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने बाजार भी बंद करवा दिया। मामला बढ़ता देख एसडीएम सोहन सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन, पार्क प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होती रही, तो वहीं पर पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास करती रही। रुड़की सिविल लाइन पुलिस ने एसटीएम चौराहे से बदमाशों के जरिए एटीएम उखाड़ने के प्रयास और पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस के मुताबिक आधा दर्जन आरोपियों ने बीती 16 जनवरी की रात एसबीआई एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया था और गश्त के दौरान पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने पुलिस पर फायर झोंक दिए, जिसमें एक आरोपी पकड़ा भी गया था और बाकी मौके से फरार हो गए थे। वहीं पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों आरोपी हरियाणा और दिल्ली में रहने वाले हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त कार भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। आरोपी उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में एटीएम मशीन तोड़ने की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस फिलहाल आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। वो तो अलग, वो तो बाद वाला घटना है। हालांकि उसमें अभी इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों को पढ़ने के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट करें। नमस्कार।